So my dear friends, I'll keep it very much simple. All of you know about IndusLand Bank. IndusLand Bank जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 1994 में शायद इसकी ऑपरेशन शुरू होती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। Now one of the additional सर्विस ये प्रोवाइड करता है एनआरआईज को। अब जो एनआरआईज होते हैं ये फॉरेन करेंसी में अपने जो फंड्स है उसे डिपॉजिट करते हैं इंडसलैंड बैंक में। इंडसलैंड बैंक जो है इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करता है करके जो डोमेस्टिक बोरोवर्स है इनको ये लेंड भी करता है। नाउ एक तरफ ये एनआरआई से डिपॉजिट ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इंडियन रुपये में, एंड एट द सेम टाइम ये जो डोमेस्टिक बोरोवर्स है इनको ये लेंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरीके के सर्विस प्रोवाइड करता है तो इसे दो तरीके के रिस्क हो जाते हैं। फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट रिस्क, क्योंकि जिस दिन डिपॉजिटर्स ने अपने फंड्स को डिपॉजिट किया और जब आपको रीपे करना है दोनों डेट्स अलग अलग होंगे, तो दोनों ही डेट्स में जो एक्सचेंज रेट है वो तो अलग होगा, तो आपको एक्सचेंज रेट को मैनेज करना पड़ेगा। अनदर थिंग इज बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी होती है, तो जब इंटरेस्ट रेट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो आपको इंटरेस्ट रेट को भी तो स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, बोरिंग कॉस्ट को। तो दो तरीके के रिस्क इंडसलैंड बैंक के सामने आ जाते हैं। अब इंडसलैंड बैंक जो है इस तरीके के रिस्क को हेज करने के लिए ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ नहीं बल्कि ये काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट थे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब ये जो है दो तरीके के हेजिंग डेरिवेटिव्स में एंटर कर लेता है। वन इज विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो है ये स्टेबल हो। सेकंड जो है इंटरेस्ट रेट स्वाप्स एक्सेट्रा हो जाते हैं, जहां पर आप एक तरीके के इंटरेस्ट रेट को दूसरे तरीके के इंटरेस्ट रेट में एक्सचेंज कर सकते हो, फ्लोटिंग फॉर फिक्स्ड, फिक्स फॉर फ्लोटिंग एक्सेट्रा। नाउ हियर इज वेयर द रियल कैच कम्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में तो एंटर किया, लेकिन जो दो तरीके के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ये एंटर करता है। फर्स्ट वन एक विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल डील्स। अब ये जो एक्सटर्नल डील्स है विच इज जो इंडसलैंड बैंक एंटर करता है विथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एक्सेट्रा, तो ये तो एक्सटर्नल डील्स से एट द सेम टाइम ये कुछ इंटरनल डील्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है, एंटर हो जाता है। इंटरनल डील्स में किसी भी तरीके का कोई कैश फ्लो वगैरह नहीं था, ये जस्ट एक मिरर इमेज कर रहा था। जो भी लॉस अगर होती थी इंडसलैंड बैंक को डे टू डे, ये उसको मिरर इमेज करके नो प्रॉफिट नो गेन एक न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आ जाता था। एक सिंपल मैं बता रहा हूं, मैं कभी डिटेल में आने वाले वीडियो दिनों में बताऊंगा मैं। फॉर सिंपल एग्जांपल, किसी डिपॉजिटर ने अगर ये येन की करेंसी में अगर डिपॉजिट कर रहा है इन इंडसलैंड बैंक में और इसने डिपॉजिट किया 1 मिलियन येन, तो इसने डिपॉजिट किया मान लीजिए 1 मार्च को, लेकिन 29 मार्च को जब वो डिपॉजिटर को हमें वापस पे करना पड़ेगा, तो उस समय मान लीजिए कि येन की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। जब येन डेप्रिशिएट हो गया, इंडियन रुपये अगर एप्रिशिएट हो जाती है, तो हमें ज़्यादा इंडियन रुपीज़ को पे करना पड़ेगा उसको रिडीम उस डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है ये इंडसलैंड बैंक को लॉस होगा, करेक्ट। तो इस लॉस को जो है ये इंटरनल डील्स के द्वारा ये ऐसे दिखा रहा था कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस में एंटर हो जा रहा है। तो एक तरफ आपको लॉस हो रही है, मार्क टू मार्केट में आपको लॉस हो रही है, बट एट द सेम टाइम जो इंटरनल डील्स है आप यहाँ पर ऐसे दिखा दो कि आपको कोई लॉस नहीं हो रही है, यहाँ पर गेन हो रहा है। तो यू आर एंडिंग अप इनटू नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मैं जस्ट एक सिंपल में बता दूं, एक्चुअली आने वाले दिनों में बताऊंगा मैं। नाउ फाइनली होता यह है कि देखिए जो आरबीआई है इसने 2023 में बोल दिया कि जो ये इंटरनल ट्रेड्स है इसे आई थिंक 1 अप्रैल 2024 से बैन हो जाएगा करके। तो जितना तक मैंने सोशल मीडिया आर्टिकल्स में पढ़ा 1 अप्रैल 2024 से इंडसलैंड बैंक जो है ये किसी भी तरीके के इंटरनल डील्स ट्रेड्स में एंटर तो नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे इंटरनल ट्रेड्स है जो ये ऑलरेडी पहले एंटर कर चुका था। अब यहाँ पर एक कैच हो जाता है, जब आप डेरिवेटिव्स में एंटर कर दो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एंटर करते हो, तो आपको अकाउंटिंग भी तो दिखाना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये होता यह है कि जो एक्सटर्नल डील्स थे इसको ये मार्क टू मार्केट में दिखा रहा है, फेयर वैल्यू में दिखा रहा है, लेकिन जो इंटरनल डील्स है ये मार्क टू मार्केट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी हो गया। लेकिन अगर आप कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया की जो इंड AS 109 है ये भी कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है इसे फेयर वैल्यू में होना चाहिए। तो एक्सटर्नल डील्स आप दिखा दो मार्क टू मार्केट में, लेकिन जो इंटरनल डील्स है आप इसको मार्क टू मार्केट नहीं करो, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हुआ। एंड फाइनली ये नोटिस किया गया, काफ़ी बड़ा डिस्क्रिपेंसी दिखा, जिसके कारण 2.3% आई थिंक जो नेटवर्थ है एंड इंडसलैंड बैंक की हिट हुई। और हमने देखा कि फाइनली इसे प्रॉफिट जो PAT जो है उसमें इसे 15,077 करोड़ के आसपास कुछ हिट लेना पड़ा, जिसके बाद इसकी शेयर प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हुई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो CFO है इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। तो ओवरऑल जो है जो कुछ दिनों पहले जो सिचुएशन हमें दिखा, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि PwC जो है ये कुछ इंक्वायरी करने वाला है, उसके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी निकलेंगे। बट ओवरऑल जितना भी हमने देखा ये जो इंसिडेंट हुआ था इट वॉज विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। अगर ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यूएशन में दिखा देता मार्क टू मार्केट में, तो इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। बट ये इंटरनल को एक में दिखा रहा है, एक्सटर्नल को अलग में दिख रहा है, तो दैट इज वेयर अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी केम एंड ऑल ऑफ अस व्हाट वी हैव नॉट सीन इज रिलेटेड टू दैट।
तो ये तो एक छोटी सी वीडियो थी माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक छोटे से शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहता था, बट आपके जो भी व्यूज़ है, क्वेश्चन से, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में टाइप करके बताइएगा। चलिए मैं रखता हूँ, मैं इस वीडियो में फिलहाल इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं।